गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे सोशल मूवमेंट्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सोशल मूवमेंट्स आफ्टर ऑल होते क्या हैं। तो देखिए, एक चीज ये पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि सोशल मूवमेंट्स आर नॉट वन टाइम प्रोटेस्ट। ये कोई वन टाइम प्रोटेस्ट नहीं होते। सोशल मूवमेंट्स जो होती हैं बेसिकली एक लॉन्ग टर्म ग्रुप एफर्ट्स होते हैं। और ये जो लॉन्ग टर्म ग्रुप एफर्ट्स होते हैं सोशल मूवमेंट्स के, ये आर लेड बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो ये ऑर्डिनरी लोग जो हैं, इनको लीड करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक इमोशनल लेवल पर ये एक्सप्रेशन शो करते हैं सोसाइटी में टू सम डिससेटिस्फैक्शन। और यहां पर फोकस रहता है टू वर्क ऑन इश्यूज परटेनिंग टू जस्टिस, डिग्निटी और रिकग्निशन का। तो ये चीज को पहले क्लियर रखिएगा कि जब हम सोशल मूवमेंट्स की बात करते हैं तो ये कोई स्पोरेडिक टाइप के छोटे मोटे प्रोटेस्ट नहीं होते। एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से ऑर्डिनरी लोग जब बहुत लंबे समय से डिससेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो लोग एकजुट होकर एक लॉन्ग टर्म ग्रुप एफर्ट के तहत अपने उन डिससेटिस्फाइड इमोशंस को मैनिफेस्ट करते हैं। वो डिससेटिस्फाई हो सकते हैं जस्टिस को लेकर, अपनी डिग्निटी को लेकर, किसी रिकग्निशन के एस्पेक्ट को लेकर। इन आइदर ऑफ द सिनेरियो ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि वो अपने इस डिससेटिस्फैक्शन को पहली बात तो एक इमोशनल लेवल पर एक्सप्रेशन देते हैं। ये एक्सप्रेशन देने के लिए सोशल मूवमेंट्स में पीपल में ऑक्यूपाई स्ट्रीट्स, में ऑक्यूपाई पब्लिक प्लेसेस, फाइल लीगल पिटिशंस, डू ऑनलाइन कैंपेन्स। तो ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। स्ट्रीट्स में जाकर प्रोटेस्ट करना, पब्लिक प्लेसेस को ऑक्यूपाई करके बैठ जाना, लीगल पिटिशंस फाइल करना, ऑनलाइन लेवल पर कैंपेन चला लेना। क्योंकि आप एक चीज समझिए कि जो भी सोशल मूवमेंट्स होती हैं, इनका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो कोई लॉ को चेंज करना नहीं होता। सो लॉ चेंज इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। इनका ऑब्जेक्टिव जो है किसी भी कानून में कोई बदलाव लाने का नहीं है, बल्कि इनका ऑब्जेक्टिव सोशल मूवमेंट का होता है वैल्यूज में बदलाव लाने का। सोसाइटी के अंदर जो सोशल वैल्यूज होती हैं, ये किसी भी एक तरीके से प्रोटेस्ट करके लॉन्ग टर्म में पावर स्ट्रक्चर में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि सोसाइटी की शेप चेंज होती है। तो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट होता है वो किसी भी तरीके से कोई ऐसा नहीं होता प्रोटेस्ट कि हमें ये कानून के खिलाफ ही बात करनी है। हो सकता है कि एक लॉ एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो सकता है कि जो लॉ है वो एक ऐसा लॉ हो जो परपेचुअल लेवल पर लेट से इनजस्टिस प्रमोट कर रहा हो। तो वो लॉ एक सोशल मूवमेंट का स्पार्क बन सकता है। पर वो ऑब्जेक्टिव उस सोशल मूवमेंट का लॉ को चेंज करना नहीं, उस लॉ के थ्रू जो एक नया वैल्यू सिस्टम इमर्ज करने जा रहा था या जो पावर स्ट्रक्चर ऑल्टर होने जा रहा था उसको चेंज करने का है। तो इस चीज को समझने की यहाँ पर आपको आवश्यकता है। इस रीजन से हम कहते हैं कि जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं, दे आर सस्टेन्ड एफर्ट्स, दे आर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, दे आर कलेक्टिव एफर्ट्स, जिससे कि सोशल लेवल पर, कल्चरल लेवल पर, पॉलिटिकल नॉर्म्स में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, इन जगहों पर पहली बात तो एक प्रकार का चेंज आए।
तो यहाँ पर सोशल मूवमेंट जो है बहुत क्लियर कट तरीके से अगर आप देखो तो परफॉर्म कर रही हैं कि वो एक कलेक्टिव लेवल पर ऑर्गेनाइज तरीके से सस्टेन्ड तरीके से एफर्ट्स ला के एक चेंज लाना चाहती हैं। और ये चेंज इसलिए आता है, जैसा मैंने आपको बताया, कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं या तो वो फेल कर जाते हैं लोगों के एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए, और या फिर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे बिकम अनरिस्पॉन्सिव टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल। तो या तो इंस्टीट्यूशंस फेल हो जाएंगे और या इंस्टीट्यूशंस जो है वो ग्रेजुअली अनरिस्पॉन्सिव हो जाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज तो तय है कि इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें रिफॉर्म नहीं चाहिए, हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ये चीज को प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि इनको कोई एक स्पेसिफिक रिफॉर्म की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है उस पूरे स्ट्रक्चर को बदलने की, उस पूरे सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल नॉर्म को बदलने की, जिस नॉर्म से एक परपेचुअल डिससेटिस्फैक्शन, एक परपेचुअल रिवेल्पल अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर देखने को मिला है। सोशल मूवमेंट जो है उनको दो टाइप्स के थ्रू देखा जाता है: क्लासिकल सोशल मूवमेंट्स, न्यू सोशल मूवमेंट्स। क्लासिकल सोशल मूवमेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। क्लासिकल सोशल मूवमेंट जो है ये क्या होती है? ये वो मूवमेंट है जिसका ओरिजिन हमने देखा लेबर अपराइजिंग से। ये वो मूवमेंट्स हैं जिसका हमने ओरिजिन देखा पेजेंट अपराइजिंग से। तो लेबर का अपराइजिंग हुआ, पेजेंट्स का अपराइजिंग हुआ। इसके बाद ये जो अपराइजिंग हुए इनको कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी बिल्डिंग में इनकॉर्पोरेट किया। तो क्लासिकल सोशल मूवमेंट में कार्ल मार्क्स एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर है। कार्ल मार्क्स ने जब इसको अपनी थ्योरी बिल्डिंग में इनकॉर्पोरेट किया तो कार्ल मार्क्स ने क्या बात बोली? कार्ल मार्क्स ने बोला कि ये जो अपराइजिंग्स हैं, ये जो अपराइजिंग्स हो रही हैं, ये एक प्रकार का क्या है? कलेक्टिव एक्शन। और ये जो कलेक्टिव एक्शन है ये क्या है? उसने इसको नाम दिया क्लास स्ट्रगल। और उसने बोला ये किसके खिलाफ हो रहा है? कैपिटलिस्ट के। तो यहां पर एक चीज होता है कि क्लासिकल सोशल मूवमेंट्स को एक मार्क्सिस्ट लेंस ऑफ थिंकिंग मिल गया, क्योंकि जो मार्क्सिस्ट वे ऑफ थिंकिंग था उस वे ऑफ थिंकिंग में इन अपराइजिंग्स को एक कलेक्टिव एक्शन के नजरिए से देखा गया। और ये जो कलेक्टिव एक्शन था ये एक क्लास के खिलाफ हो रहा था, जो मार्क्स ने बोला कि एक कैपिटलिस्ट क्लास के खिलाफ है। तो इनको सिर्फ एक कलेक्टिव एक्शन नहीं बल्कि एक क्लास स्ट्रगल का नजरिया दिया गया। तो क्लासिकल सोशल मूवमेंट में हम कहते हैं कि दे रिप्रेजेंट अ कलेक्टिव एक्शन, और हम कहते हैं कि दे रिप्रेजेंट अ क्लास स्ट्रगल। ये दोनों चीजें रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कलेक्टिव एक्शन क्लास स्ट्रगल तो ठीक है, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई इस प्रकार का कलेक्टिव एक्शन या क्लास स्ट्रगल हो रहा है तो जरूरी तो नहीं है कि हर व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करे। ये तो पॉसिबल हो सकता है कि हर व्यक्ति का पार्टिसिपेशन ना हो, बट लोगों की सिंपथी हो। अब अगर क्लास स्ट्रगल हो रहा है तो इसमें बेसिकली पार्टिसिपेशन होना जरूरी है रादर देन मियरली हैविंग सिंपथी। तो ये जो लिमिटेशन था इस पर्टिकुलर क्लासिकल सोशल मूवमेंट का, इसको आइडेंटिफाई किया मैंकर ऑल्सन ने। तो मैंकर ऑल्सन ने क्या बात बोली? उसने यहाँ पर एक अपना आर्ग्यूमेंट दिया कॉल्ड द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन में मैंकर ऑल्सन ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। उसने ये कहा कि देखो कई बार क्या होता है कि कोई कलेक्टिव एक्शन हो रहा है, उस कलेक्टिव एक्शन में ऐसा हो सकता है कि कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं, ये इंडिविजुअल्स जो हैं खास करके एक कलेक्टिव एक्शन के साथ सिंपथी रखें। दे माइट हैव सिंपथी, पर ये प्रोबेबिलिटी है कि दे मे नॉट ज्वाइन।
दी एक्शन, एक्शन को ज्वाइन ना करे, और जब इस कलेक्टिव एक्शन का इवेंचुअल आउटकम आए तो उस आउटकम का बेनिफिट उठा लें। ये तो प्रोबेबिलिटी है कि हमारी सद्भावनाएं जुड़ी हैं इस कलेक्टिव एक्शन के साथ। भाई हमें सद्भावनाओं से तो कलेक्टिव एक्शन के साथ नहीं जुड़ना ना, हमें अगर कलेक्टिव एक्शन में कुछ चेंज लाना है तो मैकर ऑल्सन बोलता है कि भाई आप एक्शन का पार्ट बनो, सिंपथी क्यों दे रहे? तो यहां पर मैंकर ऑल्सन ने आइडेंटिफाई किया कि एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है जिसको हम कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। और ये जो फ्री राइडर प्रॉब्लम है, यानी कि ये कुछ लोग मुफ्त में एक राइड ले लेते हैं एक मूवमेंट के साथ जुड़ के, बिना उस मूवमेंट का भाग बने और पार्ट बने, और इवेंचुअली जब आउटकम आता है तो वो उसका बेनिफिट उठाते हैं। इससे उसने ये बात बोली कि ये जो सोशल मूवमेंट है इसकी अफेक्ट होती है सस्टेनेबिलिटी, इसकी अफेक्ट होती है सस्टेनेबिलिटी। तो हमें ये चीज इंश्योर करनी है कि किसी भी कलेक्टिव एक्शन में यदि पार्टिसिपेशन अगर हो रहा है तो वो पार्टिसिपेशन ऐसा हो कि वहां पर सिंपथी फैक्टर वाले फ्री राइडर्स ना हो, बल्कि वो सारे के सारे लोग वहां पर जुड़े रहे हैं जो बेसिकली इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोसेस में, ये इंश्योर करने के लिए कि वो बेनिफिट दे रहे हैं इस मूवमेंट में, यानी कि एक्शन का पार्ट बन रहे हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा, विच इज कॉल्ड दी न्यू सोशल मूवमेंट्स। अच्छा, न्यू सोशल मूवमेंट्स का जो फिनोमिना है ये बेसिकली हम कहते हैं कि 1970 से इमर्ज किया। इस मूवमेंट में क्या हुआ कि तीन लोग थे, एल्बर्टो मेलूसी, क्लॉस ऑफे, रोनाल्ड इंगलहार्ट। न्यू सोशल मूवमेंट के पूरे कंसेप्चुअलाइजेशन में ये तीन स्कॉलर्स पहली बात तो इन्वॉल्व है। अच्छा, ये जो तीन स्कॉलर्स हैं, एल्बर्टो मेलूसी, क्लॉस ऑफे, रोनाल्ड इंगलहार्ट, ये क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि जो न्यू सोशल मूवमेंट है ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड है, ये है मोर कंसर्न्ड विद कल्चर, ये फोकस करती है परफॉर्मेटरी पॉलिटिक्स पे। परफॉर्मेटरी पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि मूवमेंट जो है इस तरीके से परफॉर्म करती है, इस तरीके से मैनिफेस्ट करती है कि उस मूवमेंट के बाद एक पूरी की पूरी न्यू वोकेबुलरी इमर्ज कर जाती है पॉलिटिकल साइंस में। कुछ ऐसे नए शब्दों का इन्वेंशन होता है पॉलिटिकल साइंस में जो प्रोटेस्ट्स के साथ, मूवमेंट्स के साथ पहले नहीं देखे गए थे। तो परफॉर्मेटरी पॉलिटिक्स का मतलब है कि बहुत सिग्निफिकेंट लेवल का चेंज होता है। इस प्रकार से मूवमेंट परफॉर्म करती है पॉलिटिक्स के लेवल पर कि वो परफॉर्म करने के दौरान एक न्यू वोकेबुलरी एंड अप कर देती है क्रिएट करने की। और यहां पर फोकस कई बार वो कहते हैं कि होता है सब्जेक्टिविटी पॉलिटिक्स। सब्जेक्टिविटी पॉलिटिक्स का मतलब है कि कुछ सब्जेक्टिव इश्यूज जो हैं उनके बारे में चर्चा, जैसे कि जेंडर का एक इशू हो गया, रेस का एक इशू हो गया, या फॉर दैट मैटर इन्वायरमेंट का एक इशू हो गया। तो किसी ना किसी तरीके से जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं उनमें यहाँ पर इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। तो न्यू सोशल मूवमेंट्स जो है, पहली बात तो दे आर मोर कंसर्न्ड विद कल्चर एंड दे आर डिसेंट्रलाइज्ड। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चैलेंज होता है, क्योंकि इंडिया में जब हम पहली बात तो न्यू सोशल मूवमेंट्स देखते हैं तो वो न्यू सोशल मूवमेंट्स में एक नया फीचर देखने को मिला है कि यहाँ पर ट्रेडिशनल सोशल मूवमेंट का भी ब्लेंड है और कुछ न्यू एलिमेंट्स का भी ब्लेंड है। तो पहली बात तो इंडिया में जो वो सो कॉल्ड न्यू सोशल मूवमेंट डिफाइन की गई वैसी न्यू सोशल मूवमेंट नहीं। यहाँ पर एक न्यू सोशल मूवमेंट की अम्ब्रेला में क्लासिकल सोशल मूवमेंट जो अभी हमने चर्चा करी और न्यू एलिमेंट्स जो है इन दोनों का फ्यूजन है। तो इंडिया में दूसरी बात ये याद रखनी है कि भाई
एक हाइब्रिड लेवल की अप्रोच है। और यहां पर हम कैसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे दलित मूवमेंट है, जो आज की डेट में एक्सक्लूजन को चैलेंज कर रही है, सोशल जस्टिस की मूवमेंट है, जो इम्पावरमेंट को बेसिकली फोकस कर रही है। दलित मूवमेंट इंडिया में बड़े लंबे समय से एक्सक्लूजन के फोकस पे है कि भाई दलित्स को एक्सक्लूड किया जाता है मेन स्ट्रीम पावर से, तो उनको कैसे इंक्लूड किया जाए। लेकिन आज जो फॉर एग्जांपल राहुल गांधी है, या इंडी अलायंस है, या इंडी अलायंस के जो बाकी पार्टनर्स हैं, उनका जो पूरी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है वो सेंटर्ड है एम्पावरमेंट को लेके, कि हमें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एम्पावर करना है, उनको डिसीजन मेकिंग में लाना है। अब चार्ल्स डिली जो है, एक ऐसे स्कॉलर हैं जो कहते हैं कि भाई सोशल मूवमेंट्स जो होती हैं, ये एक पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस पॉलिटिक्स होती हैं, इनको हमें पॉलिटिक्स से सेपरेट करके नहीं देखना है। ये कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एक पॉलिटिक्स इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्लेम्स होते हैं विच आर मेड बाय डिफरेंट एक्टर्स, यानी कि जो पार्टिसिपेंट हैं इस मूवमेंट के, एक्टर्स का मतलब हुआ पार्टिसिपेंट्स, तो वो कहते हैं कि भाई ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं या एक्टर्स हैं, इनकी तरफ से जो क्लेम्स लाए जाते हैं, ये क्लेम्स बेसिकली आउटसाइड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई, सोशल मूवमेंट्स उन प्रॉब्लम्स को पॉलिटिक्स में लाते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट से ये एक पॉलिटिक्स का ही एक्सटेंशन और कंटिन्यूअस पार्ट है। तो सोशल मूवमेंट को हमें पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं करना है, इट हैज टू बी सीन एज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस पॉलिटिक्स ओनली। सिमिलरली सिडनी टैरो, एक और स्कॉलर है, ये कहते हैं कि भाई सोशल मूवमेंट्स रिप्रेजेंट शेयर्ड ग्रीवेंसेस, शेयर्ड ग्रीवेंसेस, एंड दे आर ड्रिवन बाय अ शेयर्ड आइडेंटिटी, दे आर ड्रिवन बाय अ शेयर्ड आइडेंटिटी ऑल्सो। शेयर्ड आइडेंटिटी क्या होती है, कि भाई हमें यहाँ पर जो है पब्लिक को मोबिलाइज करके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में रिस्पॉन्सिवनेस लानी है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में रिस्पॉन्सिवनेस लानी है। तो देखो एक चीज तो तय है कि चाहे चार्ल्स डिली हो या सिडनी टैरो हो, इन दोनों के हिसाब से जो ओवरऑल सोशल मूवमेंट का आर्किटेक्चर अभी हमने देखा, उस आर्किटेक्चर में ये बात तो क्लियर है कि आज पब्लिक को मोबिलाइज करके एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में रिस्पॉन्सिवनेस लाना, और जो प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाई उनको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ लाकर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाना, ये ऑब्जेक्टिव है। इसी रीजन से आप देखो कि रजनी कोठारी जो हैं, उन्होंने इंडिया के केस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया के केस में क्या हुआ था कि जब हम बात करते हैं सोशल मूवमेंट्स की, तो जब हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पर दलित मूवमेंट देखने को मिली, वो तो ठीक है, लेकिन आज इंडिया के अंदर एक न्यू सोशल मूवमेंट जो देखने को मिल रही है, वो कहते हैं वो है इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन की। और ये इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन का पूरा डिबेट जो है, इसको भी दलित्स और मार्जिनलाइज्ड ही चला रहे हैं। तो ये जो दलित मूवमेंट का ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन आया, रजनी कोठारी कहते हैं कि भाई दलित मूवमेंट में जो पहले फोकस था वो था बेसिकली दलित राइट्स का, कि दलित्स को पॉलिटिक्स से जोड़ा जाए। अब जो फोकस है वो अलग है, वो है कि दलित्स जो और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज इकोलॉजी की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। तो विद इन द दलित मूवमेंट फ्रेमवर्क ऑल्सो वो कहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा आज की डेट में
बदलाव आया है, और इस बदलाव को कैप्चर किया है गेल ऑम्वेट ने। गेल ऑम्वेट कहते हैं कि अगर हम इंडिया के केस में इंडिया की सोशल मूवमेंट्स और न्यू सोशल मूवमेंट्स को दोनों को ऑब्जर्व करें, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर इनका कोर फोकस जो है वो रहा है डिग्निटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में पॉलिटिकल इंक्लूजन। ये तीन चीज पे इनका प्रिंसिपल फोकस रहा है। तो ये चीज आपको समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से जब हम बात करते हैं यहाँ पर न्यू सोशल मूवमेंट्स की, तो वो मटीरियलाइज और मैनिफेस्ट यहाँ पर आज की डेट में कर रही हैं। आई होप कि ये चीज अब आपको पूरी यहाँ पर डीपली सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट के जो ये बेसिक्स थे, किस तरीके से इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, परफॉर्मेटरी पॉलिटिक्स। तो एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ परफॉर्मेटिविटी, वो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कल, ताकि आपको वो भी चीज समझ आए कि वो पूरा कॉन्सेप्ट आफ्टर ऑल है क्या। तो वील कंटिन्यू विद द सोशल मूवमेंट डिस्कशन टुमारो, and we'll add more value to it.